तो चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फ्रेंड्स आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। राइट फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये चैप्टर हमको सिलेबस में आगे बहुत सारे चैप्टर्स में ये टॉपिक काम में है। राइट, तो स्टार्ट करते बेटा। हाँ, हेडिंग लिखना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हेडिंग लिखो बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो टॉपिक का नाम है बेटा, आप लोग हेडिंग लिख लेना कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है बेटा। दिस इज चैप्टर नंबर 1। हाँ, मेरे साथ लिखना स्टार्ट करना। पहले हम लोग डेफिनेशन देखेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। इट इज द मिनिमम required rate of return. It is the minimum required rate of return on investment. On investment. So as to increase या so as to maintain लिख लेना बेटा। So as to maintain. So as to maintain wealth of shareholder. So as to maintain wealth of shareholders. ठीक है, लिखना हुआ। अब समझना बेटा, हमारा सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सब्जेक्ट का नाम क्या है बेटा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। राइट, कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट कौन करता है? फाइनेंस मैनेजर करता है। हर एक कंपनी में एक फाइनेंस मैनेजर होता है जो फाइनेंस को मैनेज करता है। फाइनेंस मतलब कैश फंड, उसको मैनेज करता है। राइट, अब फाइनेंस मैनेजर के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है, वैसे तीन है और अभी हम लोग दो की बात करेंगे। राइट, फाइनेंस मैनेजर के बेटा दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। एक है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक है बेटा फाइनेंसिंग। ठीक है, नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, नंबर 2 फाइनेंसिंग। हाँ, अब इन्वेस्टमेंट करना है यानी हमारे पास जो पैसा है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करना। कैसे इन्वेस्ट करना? शेयर खरीदना, ये इन्वेस्टमेंट हुआ। मशीनरी खरीदना, ये भी इन्वेस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना, ये भी इन्वेस्टमेंट है। राइट, तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैश चाहिए, फंड चाहिए। राइट, अब ये फंड कैश कहां से आएगा बेटा? फाइनेंसिंग करेंगे। तो दूसरा डिसीजन क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या है फाइनेंस मैनेजर का? फाइनेंसिंग करना। फाइनेंसिंग में हम क्या करते हैं? फाइनेंसिंग में हम मार्केट से फंड रेस करते हैं। राइट, मार्केट से फंड रेस करते हैं। आप मुझे बताओ, लोन लेना ये क्या है? फाइनेंसिंग है ना। शेयर इश्यू करना, फाइनेंसिंग। क्यों? क्योंकि शेयर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, डिवेंचर इश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, ये सब फाइनेंसिंग है। हाँ, तो हम क्या करेंगे बेटा? फाइनेंसिंग को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। मतलब कहां कहां से फाइनेंसिंग कर सकते हैं हम लोग? एक तो इक्विटी से कर सकते हैं और दूसरा
डेप्थ से कर सकते हैं, इक्विटी एंड डेप्थ। तो इक्विटी और डेप्थ को हम क्या बोल सकते हैं? दीज आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, राइट? दीज आर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। हाँ, अब समझना बेटा, इक्विटी के अंदर, इक्विटी के अंदर तीन अमाउंट होता है, यानी तीन अमाउंट से हमारा इक्विटी बनता है बेटा। एक तो इक्विटी शेयर, यानी कंपनी इक्विटी शेयर इशू करेगी तो कैश आएगा, ये हो गया ना फाइनेंसिंग। दूसरा प्रेफरेंस शेयर्स, और तीसरा रिटेन्ड अर्निंग्स, राइट? रिटेन्ड अर्निंग यानी हमने जो प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। मान लो हमारा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का और मैंने 6 लाख का डिविडेंड दे दिया, मेरा बचा कितना प्रॉफिट? 4 लाख। ये 4 लाख को रिटेन्ड अर्निंग कहा जाता है, ठीक है? अच्छा, डेप्थ में क्या आएगा? डेप्थ में बेटा डिबेंचर आएगा, ठीक है? बॉन्ड्स आएंगे, डिबेंचर आएगा, बॉन्ड्स आएंगे और लोन आएगा, टर्म लोन, टर्म लोन, राइट? मैं थोड़ा सा इसको सिस्टमैटिकली कर लेता हूं। फाइनेंसिंग दो सोर्स से हो सकता है, इक्विटी एंड डेप्थ। डेप्थ के एग्जांपल डिबेंचर, राइट, बॉन्ड्स एंड टर्म लोन, ठीक है? अब आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, अगर मैं ये इशू करता हूं तो जिसको मैंने शेयर इशू किया वो बन गया शेयर होल्डर, है ना? उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? उसने मुझे पैसा दिया है ना, उसने मुझे पैसा दिया है, उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? उसको मुझे क्या देना पड़ेगा? क्या देंगे उसको हम? डिविडेंड देंगे, अदिति, राइट? डिविडेंड देंगे ना उनको हम। शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं? डिविडेंड देते हैं, है ना? डिविडेंड देते हैं, राइट? जिनको हमने डिबेंचर इशू किया, जिनको हमने डिबेंचर इशू किया, जिनको हमने बॉन्ड इशू किया, जिनको हमने, जिनसे हमने लोन लिया, मतलब बैंक से लोन लिया, उनको हम क्या देंगे? इंटरेस्ट, राइट? इनको हम इंटरेस्ट देंगे बेटा। हाँ, तो अब देखो मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग, ये दो क्या है? फाइनेंस मैनेजर के इंपॉर्टेंट फंक्शंस, काम है। फाइनेंसिंग यानी मार्केट से फंड रेज करना, तो कैन आई से फाइनेंसिंग मतलब फंड रेजिंग, मार्केट से पैसा रेज करना, फंड रेजिंग। फंड रेजिंग के टाइप्स क्या है बेटा? इक्विटी, डेप्थ। इक्विटी के एग्जांपल इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। डेप्थ के एग्जांपल डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन। हाँ, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों को हम क्या देंगे? डिविडेंड। डिवेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन वालों को हम क्या देंगे? इंटरेस्ट। अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है, रिटेन्ड अर्निंग है, ये क्या है? ये हमारा ही बचा हुआ प्रॉफिट है, राइट? मैंने एग्जांपल क्या लिया था? 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 6 लाख का डिविडेंड दे दिया, 4 लाख क्या है? रिटेन्ड अर्निंग। अब रिटेन्ड अर्निंग हमने बाहर से फंड रेज किया है क्या? नहीं। तो इनको क्या देंगे हम लोग? इनको क्या देंगे? तो इनको बेटा देना कुछ नहीं होता है, इनको देना कुछ नहीं होता है, राइट? लेकिन इनको हम जो नहीं दे रहे हैं, राइट, डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूं बेटा, अभी खाली आप लोग कॉपी कर लो। अब देखो दो फंक्शंस होते हैं फाइनेंस मैनेजर के, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, इन्वेस्टमेंट करना, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए वो कहां से आएगा? फाइनेंसिंग करके, मतलब मार्केट से हमको फंड रेज करना पड़ेगा, ठीक है? तो इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग करने के दो तरीके बेटा, इक्विटी से फंड रेज कर सकते हैं, डेप्थ से कर सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है सोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या बोलूंगा मैं इसको? सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन से है?
इक्विटी एंड डेब्ट, राइट। ये आपको लास्ट तक याद रखना है, जिंदगी भर याद रखना है। हाँ, सोर्स ऑफ फाइनेंस दो है बेटा, इक्विटी एंड डेब्ट। इक्विटी के अंदर एग्जाम्पल देखा हमने, इक्विटी शेयर आता है, प्रेफरेंस शेयर आता है, रिटेन्ड अर्निंग आता है, राइट। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन्ड अर्निंग। डेब्ट के अंदर डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, ठीक है। अब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, इन दोनों को हम क्या देते हैं बेटा? डिविडेंड देते हैं। डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन पे हम लोग क्या देते हैं? इंटरेस्ट देते हैं। इनको हम इंटरेस्ट पे करते हैं, राइट। ये हम इनको पे करते हैं, डिविडेंड पे करते हैं शेयर होल्डर्स को, इंटरेस्ट पे करते हैं डेप्ट होल्डर्स को, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग किसका पार्ट है? किसके अंदर आ रहा है? वो इक्विटी के अंदर आ रहा है, इक्विटी के अंदर आ रहा है, राइट। अब रिटेन्ड अर्निंग तो हमारा ही प्रॉफिट है, किसी को कुछ देना है क्या? मतलब मैं अगर लोन ले रहा हूं तो मुझे इंटरेस्ट देना है, पर रिटेन्ड अर्निंग तो मेरा ही प्रॉफिट है, उस पे कुछ कॉस्ट मुझे किसी को देना है क्या? नहीं, इस पे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ट्रीट करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग डिटेल में आगे बात करेंगे, अभी के लिए ये समझ लो कि से फॉर एग्जांपल कि आप शेयर होल्डर हो, आप दोनों शेयर होल्डर हो, राइट। अगर मैं आपको डिविडेंड दे दूं, मेरी कंपनी, आप हमारे शेयर होल्डर हो, अगर हम आपको डिविडेंड दे देते हैं, आप क्या करोगे? डिविडेंड को आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, वो पैसे को। अगर मैं आपको डिविडेंड दूं, वो पैसे को आप कहीं और इन्वेस्ट करोगे, वो इन्वेस्ट करके मान लो कि आप 10% कमाओगे रिटर्न, समझ रहा? कब कमाओगे 10% रिटर्न? अगर मैं डिविडेंड दूं, आप उसको इन्वेस्ट करो, आपको 10% रिटर्न मिलेगा, एग्जाम्पल। पर मैंने आपको डिविडेंड दिया ही नहीं है, तो वो 10% रिटर्न आप कमा सकते हो क्या? नहीं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो डिविडेंड को इन्वेस्ट करके आप रिटर्न कमा सकते हो, वो रिटर्न आप नहीं कमा पा रहे हो, क्योंकि हमने आपको डिविडेंड दिया ही नहीं है। डिविडेंड नहीं दिया कैसे मालूम पड़ा? नहीं, रिटेन्ड अर्निंग कब होती है? रिटेन्ड अर्निंग, कल हमने क्या बात की थी? कल हमने क्या बात की थी? हमारा प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, राइट। इसमें से डिविडेंड दिया मैंने मान लो 6 लाख का, तो 4 लाख क्या है हमारा? रिटेन्ड अर्निंग, राइट। कमाया कितना? 10 लाख, लेकिन डिविडेंड कितना दिया? 6 लाख। तो 4 लाख का डिविडेंड दिया क्या? डिविडेंड नहीं दिया, तभी तो रिटेन्ड अर्निंग आया, मतलब आपको डिविडेंड मिला नहीं। तो आप समझो कि डिविडेंड मिलने पर आप जो रिटर्न कमा सकते थे, अभी आप वो रिटर्न कमा नहीं पा रहे हो, क्योंकि हमने डिविडेंड दिया ही नहीं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपका, समझ रहे बेटा? तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाँ, इसको हम और डिटेल में बात करेंगे। अब आप मुझे बताओ, इक्विटी को मैं कैपिटल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। डेब्ट को कैपिटल बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। इक्विटी और डेब्ट दोनों कैपिटल बेटा, इसको हम बैलेंस शीट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? लायबिलिटी साइड में, ठीक है। अब इक्विटी और डेब्ट कैपिटल है, इक्विटी पे मैं डिविडेंड दे रहा हूं, तो डिविडेंड मेरी कॉस्ट हुई, मेरा खर्चा है ना। मेरी कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, तो मेरे लिए क्या है? डिविडेंड कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो नाम में ही कॉस्ट आ गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये भी कॉस्ट है। इंटरेस्ट हम दे रहे हैं, ये भी मेरा कॉस्ट है। अब समझो, इक्विटी और डेब्ट कैपिटल है, और डिविडेंड इंटरेस्ट जो हम दे रहे हैं वो कॉस्ट है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि डिविडेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इंटरेस्ट ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है? ये तीनों कॉस्ट है। किसकी कॉस्ट है बताओ? कैपिटल की कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। जब भी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं ना बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो आप समझना, कैपिटल मतलब इक्विटी और डेब्ट, और उनको हमको डिविडेंड देना है, इंटरेस्ट देना है, ये हमारी कॉस्ट होगी। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये तीन क्या हो गया हमारा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। लेकिन इसका अमाउंट नहीं, डिविडेंड का अमाउंट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का अमाउंट, इंटरेस्ट का अमाउंट, ये अमाउंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, इसका परसेंटेज निकालेंगे हम लोग, इसका परसेंटेज निकालेंगे, राइट। तो मैं इन तीनों को मिलाकर
इन तीनों को मिलाकर क्या बोलूंगा, ये मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। दिस इज माय कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब क्या क्या आ गया कॉस्ट ऑफ कैपिटल में? डिविडेंड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। ठीक है यहां तक? हाँ। अब मैं एग्जांपल लेता हूं। समझो हमको 1 करोड़ का रिक्वायरमेंट था। कितना? इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑब्वियसली। तो वो 1 करोड़, 1 करोड़, राइट, 100 लाख, राइट, 100 लाख का मुझे रिक्वायरमेंट है। मैंने क्या किया, 60 लाख कहां से फंड रेज किया? इक्विटी। 40 लाख कहां से किया? डेट से किया। ये रेशियो क्या आया? 60:40, 6:4, 3:2, राइट। ये जो 3:2 रेशियो है, ये किसका रेशियो है? इक्विटी का और डेप्थ का। ये रेशियो को कहा जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर, राइट। तो व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर बताओ? रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ, रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ, राइट। अभी देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हम लोग सीख रहे हैं ना बेटा, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट है। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग सीखा नया नया, तो आपको नया नहीं लगा होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपन ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग किया है, तो बहुत से वर्ड उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले ही थे, है ना, तो वो नया नहीं था। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट सब्जेक्ट। इसमें तुमको हर डेली कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा, राइट। एवरी मिनट कुछ ना कुछ नया सुनने को मिलेगा। आपका काम क्या रहेगा, उसको आप याद रखो। मैं ट्राई करूंगा उसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। ठीक है, अभी तक क्लियर? रेशियो ऑफ इक्विटी एंड डेप्थ क्या हो गया? कैपिटल स्ट्रक्चर। अब समझना बेटा, मान लो कि ये 60 लाख पे मुझे डिविडेंड देना है 10%। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 10% डिविडेंड देना है। डेप्थ पे इंटरेस्ट देना है 8%। या ये समझो कि इक्विटी पे मुझे डिविडेंड देना है 14-15%। इक्विटी पे डिविडेंड देना है 14-15%। और डिवेंचर, डेप्थ यानी डिवेंचर, डेप्थ पे इंटरेस्ट देना है 7-8%, राइट। दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज समझो 10% हो रहा है। किसका किसका? डिविडेंड, वो 60 लाख पे आप डिविडेंड देंगे, 40 लाख पे इंटरेस्ट देंगे, राइट। तो डिविडेंड और इंटरेस्ट का एवरेज समझो 10% आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो मैंने मार्केट से 100 लाख का फंड रेज किया, मुझे 10% उस पर कॉस्ट देना पड़ेगा? समझ में आ रहा है? 100 लाख का 10% कितना हुआ? 10 लाख हुआ। 10 लाख में क्या क्या है? डिविडेंड, इंटरेस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर? अब आप समझो, 100 लाख मैंने मार्केट से फंड रेज किया। अब मैं ये 100 लाख को क्या करूंगा? ये 100 लाख को मैं क्या करूंगा? इन्वेस्ट करूंगा। मार्केट से फंड रेज करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? आप लोग उसको इन्वेस्ट करना है, राइट। अब जब मैं इन्वेस्ट बोलूंगा ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, राइट। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना हो सकता है, शेयर खरीदना, डिवेंचर, देखो इश्यू करना, शेयर डिवेंचर बॉन्ड इश्यू करना क्या हो गया? फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग इश्यू करना, इश्यू करना क्या हो गया? फाइनेंसिंग। अब शेयर इश्यू करेंगे तो क्या होगा? कैश आएगा। शेयर इश्यू करेंगे, कंपनी शेयर इश्यू करेगी तो कैश आएगा। ये क्या हो गया? फाइनेंसिंग। लेकिन अगर मैं वो पैसे से किसी कंपनी के शेयर खरीदता हूं, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटीज परचेज करना, ये क्या है? इन्वेस्टमेंट। सिक्योरिटीज इश्यू करना, ये फाइनेंसिंग है। दोनों टर्म समझ में आ रहे हैं? तो सिक्योरिटीज परचेज किया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट हो। दूसरा, कैपिटल बजटिंग। हाँ, अब कैपिटल बजटिंग यानी क्या? कैपिटल बजटिंग का मतलब होता है, या मैं बजटिंग वर्ड यूज नहीं करता हूं, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है लॉन्ग टर्म असेट खरीदना, प्लांट खरीदना, मशीनरी खरीदना, बिल्डिंग खरीदना, कार ट्रक खरीदना, राइट। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आपको नहीं लगता ये भी इन्वेस्टमेंट है ना? आप प्लांट खरीद रहे हो तो ये आपका इन्वेस्टमेंट है। क्यों इन्वेस्टमेंट है? क्योंकि वो प्लांट पे मैं प्रोडक्शन करूंगा, फिर वो प्रोडक्ट का सेल होगा एंड यू विल अर्न द प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली जो मैं प्लांट पे इन्वेस्टमेंट करूंगा उससे मुझे रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है। तीसरा हो सकता है कि मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं, मतलब नए ब्रांच खोल रहा हूं, राइट, नई फैक्ट्री लगवा रहा हूं, ये भी तो इन्वेस्टमेंट ही होगा, है ना? ये सारा इन्वेस्टमेंट है। अब समझना, मैंने मार्केट से 100 लाख रुपीज का फंड रेज किया, इसको मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, राइट। आप मुझे बताओ, ये इन्वेस्टमेंट से मिनिमम मिनिमम रिटर्न कितना मिलना चाहिए? समझ में आ रहा है? रिटर्न मतलब प्रॉफिट। आपने इन्वेस्टमेंट किया, क्यों किया? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो आपको कितना कम से कम रिटर्न मिलना चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट से? मैं मिनिमम बोल रहा हूँ, कम से कम जितना मेरा कॉस्ट रिकवर हो सके उतना। मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है बेटा? मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 100 लाख नहीं बेटा, पूजा, 100 लाख तो मेरा फाइनेंसिंग है बेटा। 100 लाख मेरी कॉस्ट नहीं है, ये तो मैंने मार्केट से फंड रेज किया है। 100 लाख पे मुझे कॉस्ट कितना पे करना है बेटा? 10%, है ना? तो 10% जो है ना, 10% जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो मैं, देखो सिंपल है, आप खुद का एग्जाम्पल लो। मान लो आपने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, राइट। बैंक को आप इंटरेस्ट देने वाले हो 10%, यानी आपको, आपके पास से 1 लाख रुपए पे 10%, 10,000 का इंटरेस्ट जाने ही वाला है पक्का। आपने वो 1 लाख को कहीं इन्वेस्टमेंट किया, तो आप क्या चाहोगे कि वो इन्वेस्टमेंट से कम इतना प्रॉफिट मिले कि मैं मेरा इंटरेस्ट तो दे सकूं, राइट। मान लो कि आपने वो 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट कर दिया और आपको प्रॉफिट मिल रहा है खाली 8,000, तो क्या होगा सोचो। मेरा एग्जाम्पल लो, मैंने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, मैं बैंक को इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10%, 10,000 रुपए का इंटरेस्ट दे रहा हूँ। मैंने वो 1 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, वो इन्वेस्टमेंट से मुझे 8,000 मिले रिटर्न। तो अब क्या होगा सोचो, 8,000 मिले, मुझे मेरे जेब से 2,000 और डालने पड़ेंगे और मुझे वो बैंक का लोन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो जो 2,000 मैंने मेरे जेब से डाले ना, तो मेरी वेल्थ कम हो गई 2,000 से। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है? अगर 10,000 मिलते तो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न, तो 10 के 10 बैंक को मैंने पे कर दिया होता, तो मेरी वेल्थ पे कोई इफेक्ट हुआ क्या? डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन देखो, इट इज द मिनिमम। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? हाँ, तो डेफिनेशन रीड करो क्या है? इट इज द मिनिमम। इट इज मतलब किसकी बात कर रहा है वो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की बात कर रहा है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट से रिटर्न कम से कम कितना मिलना चाहिए, आप बताओ। जितना मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उतना रिटर्न कम से कम मिलना चाहिए, राइट। सो एज टू मेंटेन, बोला मैंने, क्या लिखा है मैंने? सो एज टू मेंटेन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। अब देखो, अगर मुझे रिटर्न 10% मिल रहा है, मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना मिल रहा है बेटा? 10%। और मुझे मार्केट में देना कितना है? 10%। इंटरेस्ट डिविडेंड देना कितना है? 10%। तो 10 कमाया, 10 दे दिया, मेरी वेल्थ मेंटेन है। मेंटेन मतलब बड़ी भी नहीं, कम भी नहीं हुई, मेरी वेल्थ मेंटेन है। डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या? इट इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सो एज टू मेंटेन वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर। आप बताओ, शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी कैसा? ज्यादा, राइट। तो अब देखो, समझना बेटा,
ये कॉपी किया आप लोगों ने? हाँ, ये कंप्लीट करते जाओ। है? हाँ, अब देखना, अगर मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, आरओआई इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दोनों सेम है, तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इज मेंटेन्ड, शेयर होल्डर की वेल्थ मेंटेन रहे, न कम न ज्यादा। ठीक है, आप लोग कॉपी करते जाओ साथ साथ में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इफ मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर आरओआई ज्यादा है, यानी आप ज्यादा रिटर्न कमा रहे हो, मान लो मैंने 15% रिटर्न कमाया, तो 15 कमाया, 15 में से मुझे देना कितना है मार्केट में? 10 देना है, मतलब मेरा वेल्थ, शेयर होल्डर का वेल्थ इंक्रीज हुआ, कितने से इंक्रीज हुआ? 5% से। शेयर होल्डर वेल्थ इज इंक्रीज। राइट? अच्छा बताओ, इफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आपको देना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, आपने 8% ही कमाया, तो आपका वेल्थ डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको आपके जेब से 2% डाल के बाहर देना पड़ेगा। राइट? तो शेयर होल्डर्स वेल्थ इज डिक्रीज। राइट? शेयर होल्डर्स वेल्थ इज डिक्रीज। हाँ, आपको एक नोट लिखना है बेटा, एक नोट लिखो। फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या लगता है फाइनेंस मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है? इंक्रीज करना। फाइनेंस मैनेजर जो भी डिसीजन लेता है ना, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, क्या? कि वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर शुड इंक्रीज। राइट? तो नोट लिख लेना है। हाँ, मेंटेन भी रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर हूं तो मैं क्या चाहूंगा कि मैंने जो पैसा कंपनी में लगाया है वो पैसा बढ़े। अगर वो पैसा उतना का उतना रहने वाला है तो मेरा कोई फायदा ही नहीं हो रहा है ना? द objective, the objective of फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर को और क्या बोलते हैं हम लोग? सीएफओ बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। और बहुत सारे नाम भी है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंस मैनेजर इज टू इंक्रीज द wealth of shareholders, is to increase the wealth of shareholders. राइट? चलो, अब हेडिंग लिखना बेटा, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। हाँ, स्टेप नंबर 1, a certain individual cost of each capital। स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? a certain individual cost of each capital। अभी हमने कैपिटल के एग्जाम्पल देखे, राइट? आप लोग बताओ कौन से? पहला, इक्विटी और डेप्थ। इक्विटी और डेप्थ, इक्विटी के अंदर क्या देखा?
जो इक्विटी इक्विटी शेयर है ना, उसकी कॉस्ट क्या रहेंगी? उसकी कॉस्ट डिविडेंड, डिविडेंड है ना। तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी। क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक बुलेट पॉइंट डाल देना, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये हमको फाइंड आउट करना है। अगर सिंपल बताऊं ना, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड का परसेंटेज निकालना है, खत्म, राइट। इसको हम सिंबॉलिकली केई बोलेंगे, केई, राइट। अब केई में ई क्या है? इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर है ना। के के मतलब कॉस्ट। अब ये नहीं बोलना कि कॉस्ट सी से आता, ठीक है। के मतलब कॉस्ट, ठीक है। दूसरा बोलो, इक्विटी में और क्या था? प्रेफरेंस शेयर था और रिटेन्ड अर्निंग था, राइट। तो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, बताओ इस पे कौन सी कॉस्ट होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी गुड। इसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं के आर, आर फॉर रिटेन्ड अर्निंग, के फॉर कॉस्ट, के आर, राइट। थर्ड, इक्विटी में थर्ड क्या था बेटा? प्रेफरेंस शेयर, राइट। द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, क्या होगा सिंबल इसका? केपी, केपी, राइट। और डेप्थ के अंदर क्या था? डेप्थ के अंदर एग्जांपल क्या थे कैपिटल के? डिबेंचर, बॉन्ड, टर्म लोन, राइट। इसको सेपरेट नहीं करेंगे हम लोग, इसको एक साथ ही करेंगे। तो क्या बोलेंगे हम? कॉस्ट ऑफ डेप्थ। मतलब सुनो, ऐसा नहीं करना है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर अलग, कॉस्ट ऑफ बॉन्ड अलग, कॉस्ट ऑफ लोन अलग, ऐसा नहीं करना है। कॉस्ट ऑफ डेप्थ। तो अगर एग्जाम में आया फाइंड लोन, लोन वाला एग्जाम्पल आया, तो आप समझो कि आपको कॉस्ट ऑफ डेप्थ फाइंड करना है। डिवेंचर वाला क्वेश्चन आया, कॉस्ट ऑफ डेप्थ फाइंड करना है। बॉन्ड वाला क्वेश्चन आया, कॉस्ट ऑफ डेप्थ, राइट। सिंबल क्या होगा इसका? केडी, डेप्थ ना, तो केडी, केडी। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा अपना? एट एन इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ ईच कैपिटल, मतलब क्या क्या फाइंड करना है मुझे? के ई, क्या फाइंड करना है? के ई, के आर, के पी, के डी, ये चार, ये चार हमको सेपरेटली फाइंड आउट करते आना चाहिए। ये हमारा स्टेप नंबर 1, राइट। स्टेप नंबर 2 बेटा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 है अ सर्टेन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसके है ना दो नाम है। एक तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या रहेगा? WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। और इसका सिंबल भी है, सिंबल है KO, KO, राइट। O का मतलब ओवरऑल, O का मतलब ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, राइट। तो अब क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? स्टेप नंबर 1 में हमने KE, KR, KP, KD सेपरेट फाइंड आउट किया। मान लो फॉर एग्जांपल KE आया 20%, KR 16%, KP आया 10% और KD आया 8%, राइट। ये सबका एवरेज 10, 16, 20, 16, 10, 8, इसका मुझे एवरेज करना है। वो एवरेज को मैं क्या बोलूंगा? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी स्टेप नंबर 2 के बाद मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 4 नहीं रहेगी, एक ही रहेगी, क्योंकि चारों का मैं क्या कर दूंगा? एवरेज कर दूंगा। लेकिन वो एवरेज हमको सिंपल एवरेज नहीं करना है, ऐसा नहीं कि चारों को प्लस करो डिवाइड बाय 4, नहीं, हमको वेटेड एवरेज करना है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या करना है? अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, राइट। अब कैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है वो देखेंगे। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, फिर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर कॉस्ट ऑफ डेब्ट और फिर फाइनली चारों का एवरेज। क्लियर? चल स्टार्ट करना बेटा। कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट
ऑफ इक्विटी, राइट, ब्रैकेट में आप लिख लेना के ई। हाँ मतलब हाँ, एग्जाम में सिंबल आएंगे नहीं, एग्जाम में आपको सिंबल यूज करना है। मतलब ये सिंबल इतने फेमस है, इतने वाइडली यूज्ड है कि अगर एग्जाम में भी के ई लिख के आ जाओगे ना तो वो समझ जाएगा एग्जामिनर के वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, मार्क्स नहीं कटेंगे। जनरली हम प्रिफर नहीं करते शॉर्ट फॉर्म या सिंबल, पूरा लिखते। आप लोग भी पूरा ही लिख के आना, और मैं बता रहा हूँ कि आप सिंबल लिख भी लिया तो भी मार्क्स नहीं कटेंगे यहाँ पे, ठीक है। चल अब बेटा समझना क्या फाइंड करना है, के के फाइंड करने के 5 फॉर्मूले हैं, राइट, और पांचों से आंसर डिफरेंट आता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एग्जाम में कौन सा फॉर्मूला यूज करना वो हमको डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में देखकर, राइट। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी नाम दिया होता है मेथड का, फॉर्मूले का नाम दिया होता है, नाम दिया है बहुत अच्छा, नहीं दिया है तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है। देखो जब सब अगर सारे मेथड का आंसर सेम आता होता है ना, सबका सेम आंसर आ रहा है तो हमारा सॉल्व करना इजी हो जाता है। सेम आने वाला है तो कोई भी मेथड से करो क्या फर्क पड़ रहा है, राइट, लेकिन सबका आंसर डिफरेंट आएगा तो हमको वो मेथड कौन सा अप्लाई करना है वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना बेटा, देर आर 5 मॉडल्स, there are 5 models to calculate KE। KE फाइंड करने के 5 मॉडल है, राइट। मैं आपको बता, पहला मॉडल, हाँ ये रहा आपके सामने, फर्स्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, राइट। नाम से क्या मालूम पड़ रहा है, डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा। मान लो बेटा कंपनी ने पिछले साल पर शेयर 2 रुपए का डिविडेंड दिया था, करंट ईयर में कंपनी कितना देंगी, 2 रुपए, अगले साल कंपनी कितना देंगी, 2 रुपए, राइट। तो ये मॉडल में डिविडेंड हर साल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला देखना है इसका, के ई फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100, D1 अपॉन P0 इंटू 100, राइट। नेक्स्ट लाइन पे लिखना, वेर D1, what is D1? D1 is expected dividend payable, expected dividend payable, ठीक है। P0, P0 is current market price of share, P0 is current market price of share, right। अब बहुत सिंपल फॉर्मूला है, थोड़ा अगर आप इसको लॉजिकली समझोगे ना आपको कभी लर्न नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आप ये समझो 1 यानी क्या और 0 यानी क्या, ठीक है। तो 0 का मतलब होता है करंट, करंट यानी आज, आज का, आज का प्राइस। तो हम जब भी 0 देखेंगे तो आप क्या समझना, आज, आज की जो डेट है उसको मैं क्या बोलूंगा, ईयर 0, ईयर 0, ईयर 0 मतलब आज की डेट, टुडे, टुडे इज ईयर 0, राइट। 1 आया, 1 आया समझना नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर, जो ईयर आने वाला है। अब 21 हमारा कमिंग ईयर है, 21 को मैं 1 बोलूंगा, आज को मैं क्या बोलूंगा, 0, राइट।
तो जब भी हम एक्सपेक्टेड बोलते हैं तो एक्सपेक्टेड मतलब फ्यूचर की बात हो रही ना, तो ये वन, राइट। और यू कैन से नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर या कमिंग ईयर। ये चीज समझ में आ रही है? अगर मैं आपको बोलूं D0 तो क्या मतलब हुआ? करंट डिविडेंड बोल सकते, करंट डिविडेंड बोल सकते, या फिर डिविडेंड पेड बोल सकते। क्या मतलब हुआ? पेड और पेएबल। डिविडेंड पेड यानी मैंने डिविडेंड दे दिया, पे कर दिया। तो ऑब्वियसली पे कर दिया मतलब कब किया होगा? या तो आज दे दिया होगा या प्रीवियस ईयर में दे दिया होगा। प्रीवियस ईयर में भी दे दिया है तो भी जीरो ही मानना। अब 2019 का डिविडेंड क्या रहेगा? D0, क्योंकि मैंने वो पे कर दिया। 20 का डिविडेंड या 20 का डिविडेंड पे कर दिया, 21 का डिविडेंड पे करना बाकी है, तो 21 का डिविडेंड को मैं क्या बोलूंगा? D1, राइट। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या लिखा है हमने? T0। टी मतलब क्या? टी मतलब प्राइस, टी फॉर प्राइस, राइट। टी फॉर प्राइस और डी फॉर डिविडेंड। हाँ, तो डिविडेंड में क्या लेना पड़ेगा मुझे? वन, मतलब एक्सपेक्टेड डिविडेंड। और पी कौन से लेना पड़ेगा? शेयर का प्राइस कौन से लेना पड़ेगा? आज का। अब फॉर्मूला समझो, फॉर्मूला समझो। मान लो बेटा कि आपने एक शेयर खरीदा 80 रुपीज का, राइट। ये 80 रुपीज क्या है? शेयर की मार्केट प्राइस। हमारे जो नोटेशन है D1 और P0 उसमें 80 रुपीज क्या है? P0 है शेयर की मार्केट प्राइस। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आपने 80 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है? आपने शेयर खरीदा यानी आपने क्या किया? 80 रुपीज इन्वेस्टमेंट किया। तो 80 रुपीज आपका इन्वेस्टमेंट है, तो P1 इज योर इन्वेस्टमेंट। शेयर होल्डर के एंगल से सोचो, उसका इन्वेस्टमेंट है ये। और डिविडेंड क्या है? उसका प्रॉफिट है। शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड क्या है? उसका प्रॉफिट है। तो मान लो कंपनी ने 8 रुपए का डिविडेंड कंपनी देने वाली है, दिया नहीं बोल रहा हूं मैं, डिविडेंड क्या बोल रहा हूं? देने वाली है, मतलब D1। डिविडेंड दे दिया मतलब D0। डिविडेंड दे दिया मतलब D0। डिविडेंड देने वाले हैं D1। हमको फॉर्मूले में क्या लेना है? D1 लेना है, राइट। तो मान लो कंपनी 8 रुपए का डिविडेंड देने वाली है, आपको 8 रुपए का डिविडेंड मिलेगा, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 8 रुपए। अब 8 योर प्रॉफिट, 80 योर इन्वेस्टमेंट, 8/80 इंटू 100 करेंगे तो 10% आएगा। मतलब आपने आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न कितना कमाया? 10%। ये कितने कमाया? कंपनी ने कमाया कि शेयर होल्डर ने कमाया? शेयर होल्डर ने कमाया। लेकिन शेयर होल्डर को दिया किसने? कंपनी ने। तो कंपनी के लिए कॉस्ट हुआ कि नहीं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल देख रहे हैं, तो कैलकुलेशन हो रहा है शेयर होल्डर के एंगल से, लेकिन वो शेयर होल्डर के लिए इनकम हो गई, कंपनी के लिए क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%। क्लियर? सिंपल है। नंबर 2, मॉडल नंबर 2। मॉडल नंबर 2, डिविडेंड, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट। अब ये मॉडल में क्या होगा? नाम से मालूम पड़ रहा है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। डिविडेंड, डिविडेंड एवरी ईयर बढ़ेगा। ये मॉडल में फर्स्ट क्या था? कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, मतलब डिविडेंड हर साल सेम रहेगा, एवरी ईयर सेम रहेगा। मैंने एग्जांपल में डिविडेंड क्या लिया था? 8 रुपए, है ना। तो 8 रुपए पिछले साल भी 8 रुपए दिया था कंपनी ने, 2 साल पहले भी 8 रुपए दिया था, अब कमिंग ईयर में भी कंपनी 8 रुपए दे रही है, राइट। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में क्या होता है? डिविडेंड हर साल बढ़ता है। तो मान लो प्रीवियस ईयर 8 रुपए दिया था, तो हो सकता है करंट ईयर में 9 रुपए दे, अगले साल 10 रुपए दे, राइट। ऐसे डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। अब देखना इसका फॉर्मूला क्या है बेटा।
के ई फाइंड करना है इज इक्वल टू D1 अपॉन P0। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है मुझे? जी, ग्रोथ। और फिर मैं क्या करूंगा बेटा? इंटू 100 करूंगा। इंटू 100 क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे आंसर चाहिए परसेंटेज में, राइट? तो पहला और दूसरा आप लोग मॉडल देख लो, तो पहले में जी नहीं था। जी नहीं होने का रीजन समझ में आ रहा है? कांस्टेंट डिविडेंड है, ग्रोथ है ही नहीं वहां पे। दूसरे वाले में ग्रोथ है, तो जी आएगा। जी फॉर ग्रोथ रेट, जी फॉर ग्रोथ रेट, राइट? अब कल की क्लास में देखो, यहाँ पे D1 तो यही है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड पेएबल। हाँ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे है बेटा, अगर मॉडल नंबर 1 की बात करूं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं बात करता हूं मॉडल नंबर 1 की, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, आप मुझे आंसर बताओ। लास्ट ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, लास्ट ईयर कंपनी ने डिविडेंड दिया था 10 रुपीज पर शेयर, लास्ट ईयर। ये D0 है कि D1 है? D0 है, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, लास्ट ईयर दिया था। D1 क्या होने वाला है? एक्सपेक्टेड, कितना देना है कमिंग ईयर में, ये D1 है बेटा। दे दिया मतलब D0। वापस से क्वेश्चन में दिया हुआ है, कंपनी ने लास्ट ईयर डिविडेंड दिया 10 रुपीज पर शेयर, ये क्या है? D0। फॉर्मूले में क्या लिखना है मुझे? D1। तो D1 कैसे लाएंगे? मॉडल नंबर 1 की बात कर रहा हूं, D1 कैसे लाएंगे? अदिति, पूजा, D1 कैसे आएगा बेटा? क्वेश्चन में दिया हुआ है D0, कितना? 10 रुपीज पर शेयर। D1 कैसे आएगा? आपको फॉर्मूले में तो D1 लिखना है ना। अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं बेटा, मॉडल का नाम ही कांस्टेंट है। तो पिछले साल 10 रुपीज था, तो अभी D1 भी कितना रहेगा? 10 ही रहने वाला है। मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, लेकिन अगर डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से करना है, और क्वेश्चन में दिया हुआ है लास्ट ईयर डिविडेंड पे 10%, मतलब क्वेश्चन में D0 कितना दिया है बेटा? 10 रुपए, 10 रुपए। और फॉर्मूले में मुझे क्या लेना है? D1। अब D1 कैसे लेंगे? अब सेम नहीं है, क्योंकि डिविडेंड मेरा एवरी ईयर बढ़ रहा है। तो लास्ट ईयर अगर डिविडेंड मेरा 10 रुपए पर शेयर था, तो फिर D0 और D1 सेम नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको लिखना है तो लिख लो, यहाँ पे ऐसे लिख लो, D0 विल बी इक्वल टू D1, क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल है। लेकिन डिविडेंड ग्रोथ मॉडल में बेटा D0 विल नॉट बी इक्वल टू D1। यहाँ तो मुझे D1 निकालना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, वो आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड देंगे, बोलेंगे अब D1 लिखो फॉर्मूले में। हाँ, आपको ग्रोथ रेट दिया हुआ रहेगा। ये जो ग्रोथ रेट है ना बेटा, जी, जो ग्रोथ रेट है, ये डिविडेंड का ग्रोथ रेट है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो 2019, 2020, 2021, राइट? अब मान लो कि बेटा 2019 में डिविडेंड, हाँ, 2019 में डिविडेंड 10 रुपए का था। 10 रुपीज वॉट? पर शेयर, राइट? 10 रुपीज पर शेयर। और ग्रोथ है 20%, मतलब मेरा डिविडेंड एवरी ईयर 20% से बढ़ रहा है, राइट? अब आप मुझे बताओ, 2020 में कंपनी कितना डिविडेंड देंगी? तो 10 का 20% निकालो। 10 का 20% 2, 2 से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा। तो आप कैलसी पे सॉल्व कैसे कर सकते हो? कैलसी निकालो आपका, कैसे करेंगे कैलसी पे? 10 प्लस 20%, 10 प्लस 20%, कितना आया? 12। अब 2021 में कंपनी डिविडेंड कितना देंगी? तो 12 प्लस 20%, 12 प्लस 20%, कितना? 14.4 आएगा ऐसे।
तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने 10 प्लस 20%, राइट। और यहां पे मैंने क्या किया, 12 प्लस 20%, ठीक है। तो जब भी आपको D0 दे, लिख रहे हो आप लोग, लिखना ही है, हाँ लिख लो, कुछ थोड़ा साइड में लिख लेना। यस 14.4 अदिति, राइट है बेटा, गुड। ठीक है, आगे लिखेंगे हम लोग, कंटिन्यू, देखना। D1 कैसे आएगा, D1 कैसे आएगा, तो D0 प्लस ग्रोथ कर देंगे, D0 प्लस ग्रोथ, राइट। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5 रुपीज पर शेयर। तो ये D0 है कि D1 है, D1। तो कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, फॉर्मूले में 5 लिख लो, समझ रहा है। तो हमको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन में D0 दिया है या D1, राइट। चलो फिर P0 तो आपको मालूम है, P0 क्या है बेटा, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर। हाँ, चल, अब क्या बचा, जी, व्हाट इज जी, जी इज ग्रोथ रेट, जी इज ग्रोथ रेट, राइट, ग्रोथ रेट। अब कल की क्लास में ग्रोथ रेट देखा था, याद है फॉर्मूला, यस। तो रिटेंशन रेशियो multiplied by ROE. ROE is return on equity. Retention ratio multiplied by ROE. आ रहा है अब सामने ये फॉर्मूला, जी। जो जो फॉर्मूले हमने कल देखे हैं वो आपको आगे पूरे 6 महीने में काम करेंगे, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो इंटू ROE, क्लियर, ग्रोथ आ जाएगा। अब कितने फॉर्मूले हुए हमारे, 2, ठीक है। चलो, तो एक काम करो ना, अ, लिख लो रिटेंशन रेशियो कैसे आएगा, ठीक है। तो रिटेंशन रेशियो लाने के लिए हम क्या करते हैं, 100% में से डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करेंगे, 100% में से डिविडेंड पे आउट रेशियो माइनस करेंगे, चलो ठीक है बेटा, मल्टीप्लाइड बाय आरओई। याद है फॉर्मूला आरओई का, आरओई का फॉर्मूला ईपीएस ऑन मार्केट प्राइस इनटू 100। ये वो वाईफाई से कनेक्ट, चलो दोनों, राइट। अभी जो कल का जो क्लास हुआ ना वो इंट्रोडक्शन किया था, उसमें फॉर्मूले देखे थे, उसका लिंक मैं देता हूँ, हम लोग तुम देख लो, ठीक है। तो ये आइडिया क्लियर हो जाएगा, हाँ। तो डन बेटा, यहाँ तक कोई डाउट, कितने मॉडल हुए, दो, दो मॉडल हुए, राइट। नंबर 3, नंबर 3, कांस्टेंट अर्निंग्स मॉडल, कांस्टेंट अर्निंग्स मॉडल।
ठीक है। अब ये 1 के जैसा ही है। 1 में क्या था, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल था, यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट अर्निंग मॉडल है। अपना फॉर्मूला कैसे रहेगा देखना, के ई इज इक्वल टू ईपीएस अपॉन पी जीरो, ईपीएस 1, हाँ ईपीएस 1, डी 1 था ना, तो डी 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, ईपीएस 1, ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर, और 1 यानी एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड, राइट। तो सिंपली इसमें डिविडेंड को हमने रिप्लेस कर दिया किसके साथ, अर्निंग पर शेयर के साथ, राइट। और देखो आपको नाम से मालूम पड़ता है, पहला कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल था तो डिविडेंड लेना है D1, यहाँ पे कांस्टेंट अर्निंग मॉडल है तो मुझे अर्निंग मतलब क्या, ईपीएस, राइट। नंबर 4 क्या रहेगा आप चौथा, ग्रोथ वाला रहेगा, है ना, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, अर्निंग ग्रोथ मॉडल, KE is equal to EPS 1 अपॉन P0, एडिशनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस G, राइट, इंटू 100। और यहां पर भी अगर क्वेश्चन में आपको ईपीएस 0 दिया हुआ है तो आप समझ जाना ईपीएस 1, क्योंकि कांस्टेंट है बेटा, हर साल का अर्निंग पर शेयर विल रिमेन कांस्टेंट, लेकिन ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ के अंदर ईपीएस 0 इज नॉट इक्वल टू ईपीएस 1। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में ईपीएस 0 दिया है तो मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, ईपीएस 1 फाइंड करना पड़ेगा, राइट। अच्छा, ईपीएस 1 कैसे फाइंड करेंगे, हाँ वैसे जैसा डिविडेंड में किया वैसे ही, तो ईपीएस 1 मुझे फाइंड करना है तो ईपीएस 0 क्वेश्चन में होगा, उसमें ग्रोथ आप लोग ऐड कर लें, उतना परसेंटेज बढ़ा दें, ठीक है, डन। कोई डाउट, चार मॉडल्स हो गए हमारे, एक बाकी है, हाँ। अब जो एक बाकी है ना बेटा, 5, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, आप लोग एक 4 से 5 लाइन, 7-8 लाइन छोड़ दो, लीव 7-8 लाइन, ये 5वें मॉडल के लिए, राइट। अभी हम लोग ये 4 मॉडल्स की प्रैक्टिस करेंगे, हाँ? तो आप लोग हेडिंग लिख लेना, प्रॉब्लम्स, हेडिंग लिख लेना प्रॉब्लम्स, राइट। स्टार्ट करना, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट के, कैलकुलेट के if expected dividend payable, if expected dividend payable is rupees 8 per share, is rupees 8 per share, and current market price of equity share, current market price of equity share is rupees 40, is rupees 40, राइट। अच्छा, यहां पे बेटा हमको कौन सा मॉडल यूज करना है दिया नहीं है, हाँ। तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखो और क्या क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो नोट डाउन कर लो। 8 रुपीज क्या है, D1,
D1 is ₹8, लिखते जाओ साथ साथ में। D1 is ₹8, 40 क्या है, T0 है ना, करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, P0, 0 यानी करंट और P यानी शेयर की मार्केट प्राइस। ग्रोथ है क्या, नहीं। अब 4 मॉडल हमने देखे, कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल। अगर ग्रोथ दिया होता तो फिर सेकेंड वाला यूज करना, कौन सा, डिविडेंड ग्रोथ वाला। ठीक है, चल आंसर स्टार्ट करना बेटा। फॉर्मूला लिखो, के ई इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 इंटू 100। D1 ₹8, P0 ₹40 इंटू 100, 20% आता है कि नहीं, 20% आएगा। यस बेटा, राइट है। पूजा, अदिति, गुड बेटा। 20% क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, है ना। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट KE if expected dividend is ₹5 per share. If expected dividend is ₹5 per share, current market price of equity share is ₹50. Current market price of equity share is ₹50 and growth rate is 5%. Growth rate is 5%. ठीक है, अब यहां पे कौन सा मॉडल यूज करना पड़ेगा हमको, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, राइट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। KE इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G करना पड़ेगा ग्रोथ इंटू 100, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो वैल्यूज हमारे पास है उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, एक्चुअली फॉर्मूला हमने बाद में ही लिखना है, पहले क्या करना है हमको, पहले क्या करना है, जो जो हमारे पास है उसको नोट डाउन कर लेना, ये बेस्ट वे है। हाँ, तो हमारे पास क्या क्या है बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या है देखो, 5 क्या है, 5 क्या है, D1, D1 है ना, D1 इज ₹5, P0 बताओ कितना है, ₹50, राइट। और G यानी ग्रोथ रेट क्वेश्चन में दिया है बेटा 5%। आप बताओ 5% कैन बी रिटर्न एज 0.05। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, फॉर्मूले के अंदर जब भी आप परसेंटेज लिखोगे ना, फॉर्मूले के अंदर जब भी आप परसेंटेज लिखोगे उसको फ्रैक्शन में ही बताना, राइट, इसमें गलती होने के चांसेस हमारे कम हो जाते हैं। ठीक है, चल अब वैल्यूज डालेंगे फॉर्मूले में। नहीं बेटा, 10.5 नहीं आएगा, देखो आपका आंसर कितना है, 15% आएगा, 15% आएगा बेटा, देखना 5/50 प्लस 0.05। मैंने पहले ही बोला था कि आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना है, 5% दिया हुआ है, 0.05 लिखना, हाँ, इंटू 100। अब समझो बेटा, 5/50 करो, कितना होगा, 5/50 0.1, 0.1, हाँ,
5 divided by 50 is 0.1 plus 0.05 0.15। अब इनको इंटू 100 करो, 15%। इस तरीके से सॉल्व करना है। क्यों? 5/20, 5/50। नहीं, सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं, सुनो सुनो, तुमने क्या लिखा? 5/50 प्लस नहीं, ये मैं तुमको सिंपल बता रहा हूँ ना। 5/50 पहले सॉल्व कर लो कैलसी पे, जो डेसिमल आएगा उसमें ग्रोथ ऐड कर लो। यानी ये समझो, हमको जो ग्रोथ 5% है ना, वो 5% नहीं लेना है, मतलब वो अमाउंट का 5% नहीं लेना है, 5% पूरा जोड़ना है। देखो, दो तरीके हो सकते हैं। ये मेरा 5/50 है, मैं इसका 5% नहीं ऐड कर रहा हूं, इसमें 5% ऐड कर रहा हूं। दोनों ऐड करना है, इसका 5% ऐड नहीं करना है। अब इसका 5% ऐड करोगे ना तो 10.5 आंसर आएगा और वो रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आ रहा है पॉइंट? हाँ। अब वो जो आप बोल रहे हो ना कि इसका 5% ऐड करना, वो कब करना मालूम है? D0 अगर दिया है मुझे और D1 लाना है, तो फिर जैसे यहां हमने किया था एग्जाम्पल के अंदर, ये ऐसे सब ऐसा करना है। पर केई के फॉर्मूले में दोनों को प्लस करना है, राइट? चल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट केई। कैलकुलेट केई, लास्ट डिविडेंड पेड, लास्ट डिविडेंड पेड ₹10, ₹10, राइट? अब ₹10 पर शेयर है। करंट मार्केट प्राइस, करंट मार्केट प्राइस 105 रुपीस, 105 रुपीस। ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ इज, तो सबसे पहले बेटा आप मुझे बताओ, D1 दिया है क्या? क्वेश्चन में क्या दिया है? D0 दिया हुआ है, तो मैं D1 कैसे करूंगा? D0 प्लस ग्रोथ, D0 प्लस ग्रोथ। तो लास्ट ईयर बेटा डिविडेंड 10 रुपए का दिया था, अब ये डिविडेंड 5% से बढ़ेगा, इसमें 5% बढ़ाओ, 10 का 5% बढ़ाना। हाँ, तो कैलसी पे डायरेक्टली क्या करेंगे हम लोग? 10 प्लस 5%, ये हो जाएगा बेटा 10.5 रुपीज, हो जाएगा 10.5 रुपीज। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। P0 कितना दिया? 105, और ग्रोथ रेट 5% है। अब फॉर्मूला यूज करो, के ई इज इक्वल टू D1/P0 प्लस G इंटू 100। D1 लेंगे 10.5, P0 105। अब यहां पे जो आप परसेंटेज लेंगे ना, उसको आप डेसिमल में लेना, ऐसे। फॉर्मूले के अंदर जब भी परसेंटेज आएगा तो उसको आपको डेसिमल में ही लिखना है, ठीक है? इंटू 100, कितना? 15% आएगा।
पहले 10.5 डिवाइड बाय 105 करो तो वही 0.1 आता, 0.1 प्लस 0.05, 0.15, 0.15 into 100। ठीक है, डन, कोई डाउट? तो कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग मॉडल नंबर 5 देखना बाकी है, के ई फाइंड करने का मॉडल नंबर 5, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कल अपन कर लेंगे, और फिर हम लोग ये सारे पांचों मॉडल्स की थरो प्रैक्टिस करेंगे। इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपको वो कभी भी आधी रात को पूछेंगे तो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, और फिर हम लोग आगे के जो के आर, के पी, के डी वो स्टार्ट करें। तो चलो फ्रेंड्स, एंड करते हैं आज की क्लास। राइट, आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा बेटा। आप लोग का काम है, आप घर पर आपको ये पूरा अच्छे से एक बार रीड करना है सारे फॉर्मूलेस, और जो मैंने प्रॉब्लम्स कराया उसको एक बार अच्छे से देख लेना। राइट, तो आगे के फॉर्मूलेस हमको फिफ्थ मॉडल अभी देखना है कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, वो हम लोग कल देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। थैंक यू एंड टेक केयर।